कि आप जानते हो कि हम हर बार अपने एक नए एपिसोड में एक ऐसी शख्सियत को पेश करते हैं जिन्होंने अपने जीवन में जीरो से हीरो बनके यानी कि शून्य से शिखर पर पहुंचकर अपने जीवन में एक अच्छा खासा मुकाम हासिल किया होता है। ऐसी महान शख्सियत के जीवन से प्रभावित होकर हमारी आज की नई युवा पीढ़ी भी उनसे प्रेरणा ले सके। और हमारी आज की इस कहानी के महानायक हैं जिनका लंबा कद 6 फुट हाइट, खूबसूरत नौजवान आर.के. शर्मा जी यानी कि राजेंद्र कुमार शर्मा जी, जिन्हें सब लोग प्यार से डोगरा जी के नाम से भी जानते हैं। आर.के. शर्मा जी इंडियन एयरफोर्स में एक रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर जैसे उच्च पद पर कार्यरत थे, जिन्होंने लगभग 36 साल एयरफोर्स में भारतीय वायुसेना में रहकर देश की सेवा की है। पंजाब के होशियारपुर जिले के तलवाड़ा शहर में ये उनका आलीशान निवास स्थान है। यहाँ वे अपने संयुक्त परिवार के साथ रहते हैं और तलवाड़ा से केवल 3 किलोमीटर दूर हिमाचल इंडस्ट्री एरिया संसारपुर टेरेस में ये उनकी फैक्ट्री है। तो दोस्तों, अब आइए आपकी रूबरू आर.के. शर्मा जी से मुलाकात करवाते हैं। शर्मा जी, क्या आपका जन्म यहाँ हिमाचल प्रदेश में हुआ था? यस मैडम, उस वक्त अब जिसको कह सकते हैं हिमाचल में, पहले उससे जो पंजाब था, ये हमारा गांव पंजाब में था। पंजाब बड़ी स्टेट थी, बड़ी स्टेट थी। पार्टीशन टाइम में जब इसको 3 टुकड़े कर दिए, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, और इस तरह से आज भी वो जो हमारा गांव है ये हिमाचल में है। मगर सर, उन दिनों तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक ही देश था ना, तो क्या जरूरत पड़ गई थी भारत के 2 टुकड़े करने की? वैसे ये एक ही देश था, हिंदुस्तान, पाकिस्तान का जिक्र नहीं था उसमें। इसमें मुसलमान की आबादी भी थी, हिंदू भी थे, क्रिश्चियन भी थे। आपस में झगड़े होते थे, मुसलमान और हिंदू के थे। इनके जो तौर तरीके थे, रहने के तरीके थे, वो अलग-अलग थे। जैसे खान पीन में अलग थे, इसलिए झगड़ा होता तो जब हमारे लीडरों ने, और बल्कि ये शरारत थी अंग्रेज़ों ने थोड़ा सोचा कि इसको जब छोड़ ही रहे हैं, इसको हिंदुस्तान को छोड़ ही जाए, आज़ादी मांग रहे हैं, तो इसको क्यों बांट दिया जाए। तो इन्होंने मुसलमानों को भड़काया और उधर हिंदुओं को भड़काया और 2 स्टेटों में बांट दिया। सुना है सन 1947 के बंटवारे के वक्त हिंदू और मुसलमानों में बहुत मारकाट हुई थी। हर आदमी अपनी अपनी जान बचाकर अपने अपने देश भागने लगे। हर आदमी के एक दूसरे के खून के प्यासे बने पड़े थे। लगता है ये मंजर आपने अपने आंखों से देखा होगा। यस मैडम, मैं छोटा दूर था उस वक्त और 4th क्लास में पढ़ता था, पर ये मंजर देखा नहीं। जैसे मेरे फादर ने हमें बताया और उसके मुताबिक हमें छोड़ के अपने गांव में छोड़ के वापस चले गए। उनके मुताबिक ऐसा था कि वहाँ मुसलमान हिंदू एक दूसरे के जानी दुश्मन हो गए और इन्होंने काफ़ी मुसलमान हिंदुओं काटते रहे और हिंदू मुसलमान काटते रहे और गाड़ियाँ भर भर के, मुर्दों की गाड़ियाँ भर के भेजते रहे उनके इलाके में। जहाँ तक ये मंदिर, ये हमारे फादर जब वापस आए वो बहन अपनी सोच के रह गए थे कि हमारी प्रॉपर्टी है, हमारा बिजनेस है यहाँ, तो उसको संभाल लूँ, पर संभाल नहीं सके, उनको आना पड़ा वापस। तो उन्होंने आके बताया था हमें कि ये हालत हुई वहाँ पे। खैर कहते मैं मुसलमान की ड्रेस पहन के मैं बच्चे बचा के पहुँच गया। मगर सर, हमने सुना है कि उस वक्त आपके पिता का लाहौर में बहुत बड़ा व्यवसाय था, बहुत बड़ी हवेली थी और एक बहुत बड़ी स्टेशनरी की दुकान थी, बहुत सी प्रॉपर्टी थी, तो फिर उसका क्या हुआ? मैडम, उस वक्त के हालात ऐसे थे कि उन्होंने पहले यही ठीक समझा, जैसे मैं अब समझता हूँ, हमें आगे छोड़ के पहले प्रॉपर्टी नहीं है, वैसे ही घर बंद रहा, बस हमें छोड़ के अपने गांव में जहाँ के रहने वाले थे, यहाँ से गए थे अपने बिजनेस करने के लिए। जब वो वापस चले गए, हमें एक चिंता का विषय हो गया। कोई उन्होंने तो खुदाब के टेलीफोन नहीं होते थे और मेरी माँ ने ये सोचा कि शायद वो वापस आए या ना आए। वास्तविक बात बता, हम भी रोते थे ये सोच के कि पिताजी क्यों गए। मैं छोटा था, 4th क्लास में पढ़ता था, बाकी मेरे भाई उससे छोटे थे 9। पर 1 साल के बाद जब पिताजी अकस्मात आ गए घर में, तो घर में खुशी की लहर फैल गई। सब खुश थे
और उन्होंने आके अपनी कहानी बताई तो उन्होंने कहा कि मैं गया दूर था, मैं ना अपनी कोठी बेच सका, ना अपना व्यवसाय बचा सका, मैं खाली हाथ वापस आ गया हूँ। जो थोड़े बहुत पैसे बैंक में उन्होंने बुकेरियाँ भेजे थे वही उनके पास थे। ये हमारा गरीबी का दौर शुरू हो गया था। मगर शर्मा जी, जब आप जहाँ बचपन में आए तो फिर आपने यहाँ पढ़ाई कैसे की और कहाँ की, और आपने हाई स्कूल कहाँ से पास किया? मैडम बात ठीक है, छोटा था मैं, 4th क्लास में पढ़ता था। यहाँ घाटी में भी स्कूल नहीं था कोई भी, थे तो 4th तक ही थे। और इसके लिए मुझे अपने कोटला, कस्बा कोटला जगह एक मेरे नानके भी हैं, वहाँ पे मैंने 5वीं दाखिला वहाँ लिया। वहाँ 5वीं और 8वीं वहाँ पास की। वहाँ मिडिल स्कूल था, हाई स्कूल नहीं था। उसके बाद हमारा स्कूल नज़दीक नहीं था। आप हैरान होंगे कि इवन तलवाड़ा में हाई स्कूल नहीं था, बिनगुली में नया स्कूल एस्टैब्लिश किया था अभी, मुकेरी में हाई स्कूल नहीं था। हाई स्कूल था पर संस्कृत पढ़ाते थे, मैं साइंस पढ़ने जाता था। मुझे फिर जहाँ एक गांव है टोलबाहा, डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर में पड़ता है, जहाँ से 50 किलोमीटर पैदल जाना हो तो, नहीं तो बस में जाना हो तो लंबा रूट है, तो शाम को पहुँचता आदमी। तो वहाँ हम 6 लड़के जहाँ के वहाँ स्कूल पढ़ने गए, जो 8वीं इकट्ठे पढ़ते थे, उनमें से 6 लड़के से हमने सेलेक्ट किया कि हम टोलबाहा जाके दाखिल ले लेंगे और वहाँ बोर्डिंग में रहेंगे। वहाँ जाके दाखिला लिया। सर, अपने दोस्तों के बारे में विस्तार से बताइए ना। मैडम मेरे जो गांव के मेरे कुलीग थे, उनको मैं कह सकता हूँ हमारे दोस्त थे भी गाँव। उसके बाद एक थे काटी से थे पुरुषोत्तम सिंह, वो भी मेरे बड़े क्लोज थे क्योंकि गांव ही गांव के थे, और उनको मैं अभी भी याद करता हूँ। और जहाँ पे अपनी मेहनत से तहसीलदार बन गए थे, और खुद तो अब नहीं है, उनकी बेटी है यहाँ पे किसी ट्रेजरी ऑफिसर के, श्री रंजीत ठाकुर, वो यहाँ नगरोटा गांव में अपना कोठी डाली हुई है, वहाँ रहते हैं। और उनके पोते दोतियाँ वो सब अमेरिका में सेटल हैं, और बड़ा अच्छा परिवार है, बहुत अच्छी ज़िंदगी काट उसके बड़े अच्छे मेरे परिचित हैं, जानता भी है उसको अच्छी से। शर्मा जी, आप प्रभु पर कितनी आस्था रखते हो? प्रभु द्वारा आपके जीवन में जो कश्मी हुए उसे विस्तार से बताइए। मैडम प्रभु की आस्था तो मुझे बचपन से थी, माँ बाप के संस्कार मिले हुए थे। जहाँ बाबा काटी वाले थे, और आई थिंक बचपन से मैंने उनको देखा है कि भगवान के रूप में। और जब कोई मुझे कुछ कठिनाई आती थी तो उन बाबा जी की भभूति दे के मैं इस वक्त ठीक हो जाती थी। 1-2 हादसे ऐसे हुए हैं आस्था के नाम से। सर मैं बीमार पड़ गया और बुखार, शायद पता नहीं लगा इनको कि मेरा बुखार टाइफाइड हो गया। 20 दिन हो गए, 30 दिन हो गए, सब कोई रिश्तेदार आए, मेरी छाती ठोल के देखे, नहीं मुश्किल है, बचना मुश्किल है, ऐसे भी इशारा करते थे। मुझे बुरा लगता था। उस बुखार में 30 दिन निकल गए, तेरे टाइफाइड हो गया। किसी को नॉलेज भी नहीं थे खास कि टाइफाइड क्या होता है। फिर किसी डॉक्टर बताया कि टाइफाइड हो गया। फिर दवाई भी कहाँ, यहाँ से 40 किलोमीटर दूर एक बैद जी थे, पृथ्वीपुर है गाँव, दौलतपुर के आगे हैं। घोड़ा भेजा गया उनके लिए, वो बैद जी गए। तो बैद जी ने अपना माथा ठोका, कहते अपने बच्चे को खत्म कर दिया आपने। पहले के लिए बुलाया मुझे, मैं सुन रहा था। अब मेरे ये जो बाल सुन के बाल उतर गए थे, उखड़ गए, क्योंकि 2 महीने बुखार वो चढ़ हो गए। बैद जी कहते मैं यहीं बैठूंगा, मेरा बिस्तर उसे यहीं लगाओ। मैं बैद जी नाम भी कोई याद, नाम नहीं ज़्यादा आ जाए, बहुत अच्छे बैद जी थे। तो वही दवाई बनाए, पिताजी को बोला कि ये दवाइयाँ ला के दो, जड़ी बूटी ये ला के दो, मैं ठीक करूँगा। और मेरा बुखार 60 दिन के बाद उतरा। उम्र थी मेरी बड़ी मुश्किल से 15-16 साल के, मैं चल नहीं सकता, ना उठ सकता, ना चल सकता। पहला किस्मत ये हुआ कि बच गया। उसके बाद मैं फिट हुआ, माँ ने देखभाल की। दूसरा किस्मत हुआ मेरे साथ कि मैं जैसे जा रहा था, जंगल में जा रहा था, स्कूल जा रहा था, और देखा एक चीता सेंटर में रास्ते में बैठा हुआ बाघ। वो अगर सोया हुआ जाग जाए तो बंदे कर देता। मैं जा रहा स्कूल तो वहाँ जंगल का रास्ता, वहाँ ना आगे बंदा ना पीछे बंदा।
फिर मैं उससे पिछले पैरों से जाके उससे ओझल हो गया। ओझल होकर मैं पहाड़ी पर चढ़ गया। किस पहाड़ी पर कहाँ जाके 10 किलोमीटर जाना टोला जाना था, और 10 किलोमीटर मैं पहाड़ियों में घूमता रहा, रास्ता न मिले। फिर फाइनली मुझे पता लगा कुछ बंदा मिल गया, कोई वो भेड़े अपनी भेड़ें पशुओं को चला रहा था। उसको पूछा भाई घूमने की दुकान कहाँ है? तो उसने बताया कि तो बाबू तू बहुत दूर आ गया। उधर मैं तो वो है यहाँ से 5 किलोमीटर है। फिर वहाँ भागा वहाँ पहुँचा, अंधेरा लगा होने। फिर मैं वापस घर में आया, स्कूल ही चला गया। तो जब स्कूल पहुँचा तो भाग के गया, जो रास्ते में चल के नहीं गया, भाग के गया। ऐसे कृष्ण मेरे ज़िंदगी में हुए हैं। जम्मू रहता था, गली में किसी झगड़ा हो गया, आपस में झगड़ा हो गया तो मैं उनको छुड़ाने चला गया। क्यों लड़ते हो, क्यों क्या? क्योंकि मैं निकलने वाला, अपना स्कूटर स्टार्ट किया, मैं रुक गया। तो नहीं कोई अफसर था, एक कोई थोड़े गली वाले रहने वाले थे, हम भी सामने कोठी में रहते थे। तो मैं उसको रोका, क्या क्यों कह रहे? तो एक बंदे ने, तो जो अफसर था वहाँ का डिपार्टमेंट का, वो कहते हैं इन लोगों ने जगह घेर रखी है, उसे गोली चला दी। गोली मेरे थाई में लगी जा, ये अब थाई कहते वो गोली आज भी अंदर ही है। गोली वहाँ गई, आगे मसल स्ट्रॉन्ग थे, अब आगे जगह पिस्टल की गोली थी। फिर मुझे डॉक्टर ने कहा कि इसे गोली निकालेंगे नहीं, हम गोली खोलेंगे तो आपकी नस कट जाएगी ऊपर, इसको यहीं रहने दीजिए, आज भी अंदर ही है। तो हैरानगी की बात है कि गोली लगे कितने साल हो गए हैं, और ऐसे जम्मू में था, जम्मू में गोली आज भी चलता हूँ। शर्मा जी, आप 10वीं के बाद सेना में भर्ती कैसे हुए? मैडम ये लंबी कहानी है थोड़ी सी। मैं 10वीं के बाद किसी स्टेशनरी शॉप पर जंतर में काम करने लग पड़ा था। स्टेशनरी शॉप के ऊपर एक ऑफिसर, एयरफोर्स का ऑफिसर आया करता था। जैसे कि हमें गाड़ी किया था तो मैं एयरफोर्स का ऑफिसर तो बाइज्जत बात करते थे, गुड मॉर्निंग बोलना। देखा कि वर्दी का एयरफोर्स पी कैप पहनी हुई है तो उसको गुड मॉर्निंग करना, तो गुड मॉर्निंग जवाब देते थे। मैंने से पूछा कि सर आर यू एयरफोर्स? ये मैं इतना इंग्लिश में पूछा, कहते यस यस। फिर मैंने जो इंग्लिश में पूछा कि सर कैन आई, ज़्यादा नहीं, मैं कैन आई, उसने ऊपर नीचे देखा, कहते यस दैट्स ऑल। वो शॉप में आता रहता था, मैं स्मार्टली उनको सामान उतार के दे देता था, बिल बना के दे देता था, पैसे लेकर मालिक को जमा करा देता। तो उसको समझता है, वो थोड़ा इम्प्रेस हुआ, मुझे ऐसा लगा कि बुरा नहीं बनाया उसने। दैट वाज कोई 10 दिन के बाद वो ऑफिसर फिर आता है शॉप में, तो मुझे कॉल करते हैं, राजेंद्र एयरफोर्स की सिलेक्शन फलानी उसी तारीख को कैंट में है, तो वहाँ पहुँचना 10 बजे पहले पहुँचना। मैं उस दिन 10 बजे पहुँच गया। तो जब लाइन में खड़े हो गए, कपड़े खोल के, कपड़े आपके सिवाय निकल गए रहे, बाकी कपड़े खोल के छाती को मापते हैं, आप वजन देखते हैं। देन somebody was calling me, कोई पीछे से बुला रहा था मुझे, रजिंदर कैसे बुला रहा था। तब पीछे मुझे देखा, मेरा वाकफ नहीं था, पर बढ़िया आवाज़ें लगाई। तो मैंने फिर जो इंस्ट्रक्टर था जो मुझे पैमाइश कर रहा था, उसको मैंने पूछा कि ये कोई बुला रहा है मुझे, कोई बात करना उससे। कहता जाओ बात करो। फिर मैंने कपड़े पहने, उससे बात की। मैं कहा मेरा नाम रजिंदर है। कैसा स्मार्ट है, उस कंपनी का नाम लिया जहाँ मैं काम करता हूँ। कहते हाँ, ओ यार चलो जल्दी जाओ, वो ऑफिसर बुला रहे हैं आपको। मैं फिर वापस गया, उससे इजाज़त ली जो मुझे पैमाइश कर रहा था। लेकिन मुझे अंदर बुला रहे, मैं वापस आता हूँ। कहते कोई बात नहीं। अंदर गया तो वही ऑफिसर जिसको मैंने बोला था कि सर कहना भी टेकन एयरफोर्स, वो बाहर बैठा था। उसने अपने दोस्त को, जो ड्यूटी का अफसर था, उसको बोला मलिक ये लड़का है जिसको मैं बात कर रहा था, स्मार्ट है, होशियार है, देखो अगर हो सके तो करना इसको। दैट्स ऑल। उसने इंस्ट्रक्शन बात है कि ये लड़का स्पेशल है, इसको भर्ती करना है। वैसे भी जिस स्कूल में हम पढ़ते थे, हेडमास्टर गुरदास साहब तो हमेशा कहता था कि स्कूल के बच्चों अंग्रेजी बोला करो, अंग्रेजी में बात करो, कोई अफसर उससे अंग्रेजी में बात करो। तो अंग्रेजी में बात करने की कोशिश करते थे, नहीं आती नाटक करने में, कौन अंग्रेजी बोल लेते हैं। फिर वहाँ से मैं सेलेक्ट हो गया। शर्मा जी, सेना की कुछ यादें जो आपको याद हो? यस मैडम, यादें तो बहुत है, पर विशेष याद है कि मेरी शादी हो गई थी। मैं और मेरी वाइफ तो अम्बाला से चंडीगढ़ जा रही थी। चंडीगढ़ मेरी कोई
रिश्तेदार थे। रात का टाइम था 12:30 बजे, और रास्ते में देखता हूँ कि पत्थर पड़े हैं, एक ट्रक खड़ा है, एक स्कूटर पड़ा है, एक बंदा पड़ा है। साइड में जैसे बाकी लोग जाएंगे, मैं भी निकल गया। आगे क्या गया तो मैंने अपनी वाइफ को बोला कि एक बंदा पड़ा हुआ था, आपने नोटिस किया? कहते नहीं, मैं बंदा पड़ा था, शायद उसका एक्सीडेंट हुआ पड़ा था। तो मेरी वाइफ ने बोला कि पीछे हो, मेरा फर्ज बनता है उसको बचाना। मेरी वाइफ ने इसको उत्साह किया। मैं देखो रात का 12:30 टाइम हुआ, जवान लेडी साथ में हो तो हमें भी डर लगता है ऐसे हालात में। तो कहती मेरी परवाह नहीं करो, ड्यूटी चलो। मैं पीछे मुड़ के आके देखा, स्कूटर खड़ा किया। स्कूटर के थोड़ा सा रोशनी ज़्यादा करो, उसका बंदे का सांस देखे, सांस आ रहा था, बंदा ऐसे लेटा हुआ था, और स्कूटर उसका पास पड़ा था, बाद दवाइयाँ पड़ी थी। तो मैंने उसको देख सकता कि कोई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है। तो इतनी बार सरदार जो ट्रक खड़ा था, जिसके पीछे पत्थर रखे हुए थे, वो बाहर आ गया। वो बाबा ये शुक्र है जी, तो तुझे कितना रुके? मैं बड़े बंदे रुकने की कोशिश की, कोई नहीं रुकता, ये बड़ी एक घंटा हो गया एक्सीडेंट हुए। मैंने कोई बात नहीं, जैसे मैं ट्रक की रखवाली कर रहे हैं, ये ट्रक खराब हो गया तो मैं रखवाली करें, लेकिन अब बंद करनी पड़ेगी। कहते भाई दसों हुक्म करो। मैं कहा इसमें उसको मैं अपना बड़ा कोट था पहना हुआ था, वो उतारा, कोट उतार के मैं उसको पहना दिया, और फिर थोड़ी पहनाने के उसके बाद से हाथ मालिश की ऐसे करके, तो मालिश करके उसको मैं वाइफ को लग जाए, स्कूटर की लाइट इधर करो, स्कूटर के हेड की लाइट इधर करो, घुमा के तो लाइट की। और उसने देखा कि उसको थोड़ी सी होश हासिल किया, मतलब सांस चल रही थी। जब सांस चल रही थी तो आप कहें कि इसका क्या किया जाए? अब देखो स्कूटर में ध्यान देते हैं। फिर मैं इसका हाथ चले, मेरी बात बोल कर हाथ से इसके बोलती रहो ताकि शायद गर्मी आ जाए, और मैं तब तक हाथ देता हूँ। मैं हाथ दिए, कोई रुके ना। एक पुलिस का इंस्पेक्टर आया, उसको बोला कि जाके रेस्पेक्ट दो। मैं कहते मैं एयरफोर्स का पायलट अफसर हूँ। कहते मैं तो आगे एक्सीडेंट हुआ, बड़ा वहाँ पहुँचना जाओ। फिर पीछे एक कार आई, जिसमें हल्ला गुल्ला हो रहा था, हाथ दिया उनको। तो मैंने उनको इंट्रोडक्शन दी। मैं कह सॉरी फ्रेंड्स, मैंने आपको इसलिए हाथ दिया कि मैं मुसीबत है, थोड़ा सा मेरी अपनी मुसीबत नहीं, किसी की मुसीबत है। कहते सर हुक्म कीजिए, लड़के अच्छे थे। मैं कहा आप कहाँ से आए हैं? सर चंडीगढ़ से आ रहे हैं, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। मैं वेरी गुड। मैं कहा मेरा नाम पायलट अफसर आर के शर्मा, मैंने अम्बाला जाना है, तो आपने उधर ही जाना है। तो एक बंदा पड़ा हुआ, लगता है हमारा फर्ज बनता है कि इनको इस बच्चे को बचाया जाए। क्या सर हुक्म कीजिए। बड़ी दिलेरी से तो मेरे हाउस में बंद हुए। फिर वो कार साइड में की, और जाके मैं अपना कोट, बड़ा कोट पहने, उतार उसको पैंट पहना दिया। मैंने खुद अंदर अखबारें भर ली। स्कूटर में जाओगे तो अंदर अखबार भर लो तो ठंड नहीं लगती। तो बंदे कहते सर आप इसको उठाइए, अंदर डालिए। मैं क्या ऐसे करना, उसको इंस्ट्रक्शन दी, इसको MH में ले जाना। अम्बाला कैंट रास्ते में आता है, MH में ले जाना, वहाँ गेट पर जाना। ये पायलट अफसर आर के शर्मा का भाई है, एक्सीडेंट हो गया, इसको एडमिट करो। एडमिट करेंगे वो, मैं बाय दैट मैं ही पहुँच जाऊँगा। अगर रास्ते में होश आ जाए, इसका विजिटिंग कार्ड देखा कि अम्बाला का है, विजिटिंग कार्ड ये देखा, तो इसलिए अगर होश आ जाए तो इसको घर पहुँचा देना। घर नहीं पहुँचाओगे तो फिर भी आपने वो MH गेट के जो संतरी खड़ा होता है उसको बोलना कि पार्सल आके शर्मा का जो पेशेंट भेजा था उसको पुराने घर में छोड़ दिया। बस थैंक यू वेरी मच। लड़के अच्छे थे, यूनिवर्सिटी के लड़के थे। एंड मैं अपना इंट्रोडक्शन देगा, मैं पायलट अफसर आर के शर्मा, मेरा जान दिया है, मेरी समझ मेरी है। कल उन लड़के ने अच्छा परफॉर्म किया। जब मैं अपने अम्बाला पहुँचे, बड़ी बात को कोठी में पहुँचा उठा, फिर मैं वहाँ MH गया। MH के में उसको गेट का बता के गए हुए थे कि जी वो जो आपने पेशेंट भेजा था उसको रास्ते में होश आ गई, ये राय मार्केट में उनका घर है, वहाँ घर छोड़ दिया। मैं फिर उसके बाद उनको थैंक यू किया सिक्योरिटी वाले को। तो मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ 100-200 बंदा, रात के 1 बजे 100-200 बंदा खड़ा। मैं स्कूटर खड़ा किया तो जो ट्रक का ड्राइवर भेजा था वो अंदर बैठे चाय पी रहा था, तो उसने पहचान लिया मुझे। वो साहब आ गए, इन्हें बचाया जी तुम। उसकी वाइफ प्रेगनेंट थी, वो आई, मेरे पाँव पड़ गई। उसकी माँ आई, तो बेटा जी थोड़ी कितना धन्यवाद जी। इतना बड़ी इतनी महसूस हुआ मुझे क्योंकि ऐसे बहुत बड़ा कर्म कर दीजिए। कहते बेटा आपने तो मेरे बच्चे की जान बचा ली। डॉक्टर कहते हैं 5 मिनट इसको, और मेरा क्लॉट हो गया था, 5 मिनट बहुत हो गई थी। आपने कोट पहनाया, उससे उसको गर्मी आ गई, कार में गर्मी थी, बच गया। तो बेटे ये एक विशेष हाथ है जो बच्चों को मैं अपने इंसान पर होने के नाते अपना फर्ज निभाया। दैट्स ऑल। क्योंकि
मुझे भी कभी किसी ने मुझे उठाया था नाले में से, मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, नाले में नाली गिर गई और पीछे गाड़ी आ रही थी, उसने गाड़ी रोक ली, नीचे उतर के फॉग पड़ी थी, नीचे उतर के मेरी बॉडी उठाई और अपनी गाड़ी में डाली, एयरफोर्स में भेजी थी, MH में भेजी थी, मैं बच गया। ये मुझे एहसास है इस बात का। ये ऐसी बातें हमारा फर्ज भी बनता है, फर्ज बनता है कि जब एक दूसरे हेल्प कैसे कौन करेगा हेल्प, जानवर ने जाना नहीं, भगवान तो नहीं आए, भगवान तो बंदा भेजेंगे। मैं आया, मुझे बचाने कोई आ गया, मैं उसको बचाने मैं आ गया, बात है। सर, आपके पड़ोस में घाटी वाले बाबा का दरबार है, क्या आप वहाँ पे दर्शन करने जाते हो? जी जाता हूँ, मैं बचपन से जाता हूँ। बाबा हंसदास जी थे जिन्होंने इस दरबार को बनाया था और जहाँ आके उन्होंने इस एरिया को रचनात्मक ढंग से तैयार किया था। और उनको तो मैं जब उस उम्र से जानता हूँ, जब मैं अपने माता पिता के साथ 4-5 साल का तब से जानता था। उनके छवि कुछ और थी। उनके दरबार में जब हम बैठते थे, आप हैरान होंगे कि उनका जब प्रवचन सुनते थे तो कोई स्पीकर नहीं होता था, इतनी शांत लोग सुनते थे, हर शब्द हम को सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उनके जितनी मैं उनकी उपासना करूं, प्रशंसा करूं, उतनी कम है। हमारे गुरु भी थे, गुरु मंत्र भी लिया था उनसे मैंने, और मेरे पिताजी वहाँ उनकी सेवा भी करते थे। उनकी लीला का अपरंपार थी, उनका प्रभाव आज भी है। अब माधव दास बैठे, गद्दी बैठे, बीच में और माधव बैठे हैं, अब माधव साहब बैठे, ये भी बड़े इसको सुधारने में उसका बड़ा योगदान है। और इसको जगह को और सुधार करने का इन्हीं का योगदान ज़्यादा है, बाबा हम माधव दास जी का। सर, अपने माता पिता के बारे में कोई पुरानी यादें बताइए। यस मैडम, माता पिता की यादें तो हमेशा आती रहती हैं। विशेष बातें मुझे बहुत ज़्यादा आती हैं कि जब मेरे पिताजी ने उसका अंत शायद जी कर रहा था, तो उन्होंने मुझे कहा था कि बेटा मेरी इच्छा है। पर जब मैंने उस विशेषता पूछा कि पिताजी कोई आपकी इच्छा है मुझे बता दीजिए, तो उन्होंने कहा बेटा मेरे और कोई विशेष नहीं, एक तो आपका मंदिर है, कपिल मुनि मंदिर है हमारे, जहाँ पीपल का पेड़ होता है, पीपल का पेड़ गिर गया था तो उन्हें छोटा सा मंदिर बनाया था, इस मंदिर को ठीक बनाया। नंबर 2, मकान को, पुराना मकान बुजुर्गों को पढ़ने जिसके हालत खास अच्छा नहीं है, तो इसको उखाड़ के दोबारा बनाना। मैंने पहला मंदिर गिराया, छोटा मंदिर है, इसको बड़ा रूप देके कपिल मुनि मंदिर कहते थे, जहाँ पे मेरी दादी कहा करती थी कि यहाँ संत लोग रहते थे, और संत लोग रहते थे तो वहाँ जिसका नाम था कपिल मुनि है। कपिल मुनि तो जहाँ तक नहीं हुआ मुझे पता, पर इसको इस जगह कपिल मुनि बोलते थे। वहाँ एक तो मैंने पेड़ लगाया, पीपल का पेड़ लगाया और मंदिर बनाया, और मंदिर बना के उसको उनका जो इच्छा थी वो पूरी की। उसके बाद में जब टाइम मिला तो मैंने अपना मकान को उखाड़ के दोबारा मकान बनाया। ये मेरे पिताजी की आखिरी इच्छा थी। इसमें मेरे चाचा जी भी कहा, चाचा हरवंश लाल थे, वो भी कहते थे कि बेटा मरने से पहले उसने भी यही ताकीद की थी कि मंदिर जरूर बनाना। सो मैंने वो उनकी इच्छा पूरी की थी इस तरीके से। एक याद है, जब मैं गाँव जाता हूँ तो मुझे अपने गाँव के पीछे, अपने मकान के पीछे जाता हूँ तो वहाँ मैंने एक पेड़ आम का पेड़ लगाया था। वो आम का पेड़ मैंने और मेरी माता ने और पिता ने तीनों ने मिलके एक गुठली पकड़ के उसको बोया था। एक हैरानी जब बात हुई, उसमें तीन लटे निकले उसमें से, जैसे कि तीन मैं माता मेरी पिता, और उसके 3 टहने निकले और जमीन से 3 टहने निकले, और 3 टहने बन के वो शायद देते हैं, फल लगता है, अच्छा आम क्वालिटी आती है। जब मैं आम को देखता हूँ तो मेरे माता पिता भी याद आते हैं, और मैं मुंबई जाता हूँ तो उनको भी आम को भी मैं हाथ लगा के प्रणाम करता हूँ। आज भी ऐसे करता हूँ, अब मैं भावुक हो जाता कभी। सर, अफसर बनने के बाद आपका गांव के प्रति कोई योगदान? यस मैडम, कोशिश की, योगदान तो हमेशा रहता हमारा। पर मैंने एक बार याद है, अच्छी तरह याद है कि मैं जब गाँव छुट्टी आए, थोड़ी देर छुट्टी कैजुअल लीव आया था, तो देखा कि एक पीपल के नीचे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो जो उसकी टीचर थी वो हमारी किराएदार थी। शाम को मैंने मैडम को पूछा, मैडम
कि आप बाहर बैठ के बच्चों को पढ़ा रही थी कि जहाँ बारिश धूप हो तो कैसे हो। उन्होंने जवाब दिया कि जहाँ आपके यहाँ एरिया के लोग कोई स्कूल नहीं बड़ा बिल्डिंग बना के नहीं दे रही। मैंने ये भी पूछा कि बिल्डिंग स्कूल पब्लिक ने बनानी थी, कहती गवर्नमेंट कहती स्कूल हम दे देंगे, पब्लिक बनाए। मुझे थोड़ा इस चीज़ का दुख भी हुआ। फिर दूसरे दिन मैंने अपने छोटा भाई था राजकुमार, उसको मैंने साथ में लिया और पिताजी से मैं कॉपी ली, जहाँ से कलेक्शन दान दून लेना होता है ऐसी कॉपी मिल गई उनसे, और मैंने निकल पड़ा। ऐसे कुछ पहले योगदान मैंने डाला, फिर मैं अपने भाई से डाला, फिर मैं अपने साथ में और साथी लिए 2-3 और हम चंदा उड़ाने चले गए। 4-5 दिन में हमने पैसे इकट्ठे कर लिए, हमारे पास 400 रुपये इकट्ठा हो गए। हमें जरूरत थी 500 रुपये की, एक कमरा बना के जाए 500 रुपये। तो अब हम बाबा का जी हंसदास जी के दरबार पहुँच गए। बाबा जी से अरदास की, बाबा जी आपसे चंदा चाहिए। तो बाबा जी ने वैसे मजाक में कहा, मैं तो आना मिलता, मेरी दुआनी चलाते हैं, तो आप कितने भाई बहन? बाबा 100 रुपये जरूर चाहिए, बस 100 रुपये कम हो रहा कि 100 रुपये हमारा स्कूल मिल जाएगा। बाबा जी ने बचपन से जानता था उनको, अपने पिताजी के साथ जाता था मैं, तो मुझे अच्छी तरह जानते थे। तो बाबा जी ने अपने आदेश दिया स्टाफ को कि इनको 100 रुपये दे दो। हमने टोटल वाला 500 रुपये हो गया। 500 रुपये लेके हम हाजीपुर चले गए। गाँव है जहाँ हाजीपुर तलवार के आगे, वहाँ हमने ट्रक लिया। 100 रुपये 1000 ईटा से उन दिनों में 25 रुपये 1000 भी ईट देखी हमने। और हमने ईंटें ली, सीमेंट लिया और दरवाजे 2 बड़े रेडी लेके लिए, और जहाँ ट्रक लेके लाई पहुँच गया। वहाँ उसमें जाके स्कूल दूसरे दिन स्कूल की बिल्डिंग बनानी शुरू कर दी। और मेरे कैजुअल लीव थी 7 दिन की। 7 दिन के अंदर मैंने वो कमरा खड़ा गया। हेडमास्टर जो हेडमिस्ट्रेस थी उसको मैंने हाथ जोड़े, मैं कही स्कूल संभालो, आप बच्चों को जहाँ शिफ्ट करो। ये वो स्कूल है कि अब गवर्नमेंट ने स्कूल का सैंक्शन दी, अब ये स्कूल मिडिल स्कूल हो गया और अच्छी अलीशान बिल्डिंग हो गई है। कोशिश करने से हर चीज़ हो जाती है। सर, आपके परिवार में कौन कौन है, जरा बताएंगे? मैडम, हमारे माता पिता स्वर्गवास हो चुके हैं। हम 3 भाई हैं, एक बहन थी वो भी स्वर्गवास हो चुकी है। और 3 भाई, एक तो मैं और मेरा छोटा भाई वो थोड़ा रहते हैं, वो भी एयरफोर्स में थे, इंजीनियर, बल्कि वो भी रिटायर हो चुके हैं। मैं भी एयरफोर्स में था, रिटायर हो चुका हूँ। तीसरा भाई था वो दिल्ली में रहता है, उसको भी मैंने एयरफोर्स में डाला था, वो भी रिटायर हो चुका है, वहाँ पर प्रॉपर रजिस्ट्री का काम करता है। राजकुमार जो दूसरा भाई है वो तुराड़ा में घर के साथ ही घर है, वो अपना बिजनेस करते हैं। मैंने फैक्ट्री लगाई, बस ये। सर, आपके बच्चे कितने हैं? मैडम, मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। दोनों की शादी कर दी हुई है। बेटा भी आर्मी चला गया था, वो कर्नल बन के रिटायर हो चुका है, और आजकल वो काम कर रहे हैं अहमदाबाद में। बेटी मेरी है, वो भी शादी कर दी थी और चंडीगढ़ में रहती है। उसके भी हस्बैंड जो वो भी कर्नल रिटायर है। यही परिवार है मेरा। सर, हमने देखा यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है। लगता है आपने हर प्रकार के फलों के पेड़ भी यहाँ लगाए हुए हैं। यस मैडम, ये बचपन से मुझे शौक था। ये प्रेरणा मुझे अपने नाना जी से मिली थी। अब वो पेड़ लगाते थे और मैं तब उनको देखता था। और जब मैं फैक्ट्री लगाई तो फैक्ट्री का वातावरण को ठीक करने के लिए तो मैंने ये आम के पेड़ लगाए, जामुन का पेड़ लगाया हुआ है, कस्टर्ड फ्रूट जिसको हम शीतल फल कहते हैं वो लगाया हुआ है, नींबू का पेड़ लगाया हुआ है, संतरे का पेड़ लगाया हुआ है। हर प्रकार की कोशिश की कि हर प्रकार का पेड़ जहाँ, यहाँ तक कि मैंने जहाँ सेब भी लगाया था और सेब की क्वालिटी वो नहीं बन पाई जो हिल स्टेशन बनती है। अगर आपको मेरी ये इस फिल्म का ये छोटा सा प्रयास कैसा लगा, आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें और मेरे इसी मलकियत ठाकुर यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि मैं आगे भी आपको ऐसे धार्मिक स्थानों के दर्शन करवाता रहूं।
आपका अपना निर्माता निर्देशक मलकियत ठाकुर, मुंबई।